एक अनंत अंधेरा, अनगिनत आकाशगंगाएं जो समय की धुंध में खोई हुई हैं, तारे जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं बिना कभी अपनी कहानी सुनाए, और हम एक छोटे से ग्रह पर इस विशाल ब्रह्मांड के किनारे अकेले खड़े हैं, या शायद अकेले। हमारे टेलीस्कोप्स ने आकाश के हर कोने को छान मारा। हमने रेडियो वेव्स को इस अंतरिक्ष की गहराइयों में भेजा, लेकिन क्या हमें जवाब मिला? सिर्फ खामोशी। लाखों अरबों लाइट ईयर्स में पसरा सन्नाटा, एक ऐसा सन्नाटा जो चीखता है। हमसे इस ब्रह्मांड की खामोशी भी कुछ कहना चाहती है, और हमारी खोपड़ी में बैठा वो जिज्ञासु दिमाग अनंत काल से इस ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सोचता आया है। और फिर ये एक सवाल जो हमारे अंदर छिपा बैठा है, जो भी इस ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं, ये सवाल कभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। इस ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है? हम यहाँ आखिर क्यों हैं? क्या तारों, ग्रहों, ब्लैक होल्स और शायद किसी अनदेखी एलियन सभ्यता का कोई साझा और भयावह मकसद है, या ये सब बस एक अर्थहीन नृत्य है जो अनंत काल तक यूं ही चलता रहेगा? एक पल के लिए मान लो कि ये ब्रह्मांड एक विशालकाय मशीन है, एक ऐसी मशीन जिसके पुर्जे इसमें पाई जाने वाली हर एक गैलेक्सी, हर तारा, हर कण और हम हैं जो उस मशीन में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब मिलाकर जो ब्रह्मांड रूपी मशीन बनी है, क्या वो किसी और अनजाने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है? आखिर उस मशीन का क्या काम है? अगर ये मशीन है तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में है? आखिर कौन है जो इसे चला रहा है? अगर कोई नहीं तो ये क्यों चल रही है? ये सवाल हमें उस अंधेरे में ले जाता है जहां जवाब नहीं, सिर्फ और सवाल मिलते हैं। और आज हम उसी अंधेरे की पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे। ब्रह्मांड की विशालता और हमारा अकेलापन। हमारा ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हमारी सोच उसकी सीमाओं को छू भी नहीं सकती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का व्यास 930 अरब प्रकाश वर्ष है। इसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में अरबों तारे, और हर तारे के पास ग्रह, उपग्रह और उल्का पिंड मौजूद हैं। लेकिन फिर भी इन अनंत संभावनाओं के बावजूद भी हमें जीवन का कोई निशान नहीं मिला। ना कोई एलियन सिग्नल, ना कोई कॉस्मिक संदेश, सिर्फ खामोशी। हमने सेटी प्रोग्राम शुरू किया, अंतरिक्ष में रेडियो तरंगें भेजी, मंगल पर रोवर उतारे और बाहरी ग्रहों के चंद्रमाओं पर पानी की तलाश की, लेकिन हर बार जवाब वही। हमें हर जगह वो खालीपन ही दिखाई दिया जो इस अनंत ब्रह्मांड को देखते हुए हमें महसूस होता है। यूरोपा के बर्फीले सागरों में, टाइटन पर मीथेन की झीलों में, या प्रॉक्सिमा सेंटुरी के पास कहीं भी जीवन का कोई सबूत नहीं। क्या हम वाकई अकेले हैं, या शायद कोई है जो हमें देख रहा है लेकिन जवाब नहीं देना चाहता? ये विचार अपने आप में एक ठंडी सिहरन पैदा करता है। लेकिन अगर हम अकेले हैं तो ये ब्रह्मांड और भी रहस्यमय हो जाता है। इतना विशाल, इतना जटिल, इतना पुराना, करीब 13.8 अरब साल का। और सिर्फ हमारे लिए इस पर यकीन नहीं होता, लेकिन क्या ये संभव है कि ये तारे, ब्लैक होल्स, गैलेक्सीज और ये सब सिर्फ हमारे लिए मौजूद है ताकि हम उन्हें देख सकें? क्या ये विचार आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता? क्या आपको भी नहीं लगता कि शायद ये सब कुछ एक ऐसे उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है जो हमारी समझ से परे है? एक साझा कॉस्मिक मकसद। जरा सोच कर देखिए, अगर हर एक चीज, हर तारा, हर ग्रह, हर ब्लैक होल और इस ब्रह्मांड में मौजूद हर एक चीज शायद किसी एक ही कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश कर रही हो, ये विचार आपके रोंगटे खड़े कर देगा। लेकिन यह हो सकता है कि शायद ब्रह्मांड एक प्रयोग हो, एक ऐसी लैब जिसमें तारे जन्म लेते हैं, ग्रह बनते हैं और ब्लैक होल समय को निगल लेते हैं,
ताकि कोई अनजाना लक्ष्य पूरा हो। ऐसा लगता है मानो ये सब एक मैकेनिज्म से बंधे हुए हैं। हर किसी पर यहाँ कुछ लिमिट्स लगी हुई हैं और कोई भी ना तो इस ब्रह्मांड के बनाए रूल्स को तोड़ता है, ना कोई सवाल करता है। ये बस इस ब्रह्मांड को चलायमान रखने के लिए काम करती हैं, सिवाय हमारे पास कई सवाल हैं, जैसे आखिर वो लक्ष्य क्या है? क्या वो लक्ष्य जीवन को जन्म देना है, या शायद चेतना को जो हमारे इस ब्रह्मांड को खुद को समझने दे, या शायद कुछ और, कुछ इतना भयानक कि हम उसे सोच भी नहीं सकते। विज्ञान हमें बताता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, जिसे हम एक विस्फोट की तरह देखते हैं, लेकिन असल में वो स्पेस का एक जबरदस्त एक्सपेंशन था जिसने समय, स्थान और पदार्थ को जन्म दिया। लेकिन क्यों? क्या बिग बैंग सिर्फ एक संयोग था या किसी डिजाइन का पहला कदम? और अगर ये कोई डिजाइन है तो क्या तारों का जलना, ग्रहों का चक्कर लगाना, क्या ये सब कुछ एक ही धागे से बंधा हुआ है? क्या हम और इस ब्रह्मांड में मौजूद एलियन सभ्यताएं, क्या ये सब उसी धागे का ही हिस्सा हैं? भारतीय दर्शन में ऋग्वेद ऋत की बात करता है, एक ऐसी कॉस्मिक व्यवस्था जिसे आप कॉस्मिक ऑर्डर भी कह सकते हैं, जो ब्रह्मांड को एक लय में रखती है। लेकिन अगर ये लय है तो इसका संगीत आखिर कौन बजा रहा है? अगर कोई एलियन सभ्यता इस ब्रह्मांड में मौजूद है तो क्या वो भी इस संगीत को सुन रही है, या क्या वो ही इस लय को बना रही है? ये ऋत ही तय करती है कि ये ब्रह्मांड आखिर कैसे काम करेगा, किन रूल्स को फॉलो करेगा। असल में ये सवाल हमें उस अंधेरे में ढकेलता है जहां इस ब्रह्मांड को कोई एक बड़ी एंटिटी चला रही है। दरअसल इस अंधेरे में हर सवाल का जवाब नए रहस्यों को जन्म भी देता है। टेलियोलॉजी, उद्देश्य की खोज। इस सवाल को समझने के लिए हमें एक शब्द की जरूरत है, टेलियोलॉजी। ये एक ग्रीक शब्द टेलियोस से बना है, जिसका मतलब है उद्देश्य। टेलियोलॉजी वो विचार है जो कहता है कि ब्रह्मांड या इसमें मौजूद हर एक चीज किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन वो लक्ष्य क्या है? प्राचीन दार्शनिकों ने इस सवाल को किसी तरह से सुलझाने की कोशिश जरूर की है। ग्रीस में अरस्तु ने फाइनल कॉज की बात की। उन्होंने कहा कि हर एक चीज का एक उद्देश्य होता है। एक बीज का पेड़ बनना, एक नदी का सागर में मिलना, तो क्या ब्रह्मांड का भी कोई अंतिम उद्देश्य है? भारत में प्राचीन काल में लिखे गए वेदों ने ब्रह्मांड को एक यज्ञ की तरह माना, एक ऐसा बलिदान जो कॉस्मिक व्यवस्था को बनाए रखता है। देखा जाए तो हमें इस ब्रह्मांड के बारे में हर जगह पर कुछ न कुछ ऐसा सुनने को मिलता ही है। हर सभ्यता के अपने विचार हैं, सबकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं इस ब्रह्मांड को लेकर। लेकिन हम इंसानी दिमाग का एक पैटर्न ये भी देखते हैं कि हमारी प्राचीन सोच और आज की आधुनिक सोच में ज्यादा अंतर नहीं है। ब्रह्मांड है ही इतना बड़ा कि उसके सामने हम इंसानों का प्राचीन काल और आधुनिक समय कुछ मायने नहीं रखता, या हमारी इंटेलिजेंस इस ब्रह्मांड के सामने इतनी छोटी है कि वो एक ही स्तर पर मालूम पड़ती है। टेलियोलॉजी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद ब्रह्मांड एक कहानी है, तो इस कहानी को लिखने वाला कोई लेखक भी जरूर होगा। ऐतिहासिक नजरिया, प्राचीन खोज। हजारों साल पहले जब इंसान आकाश को देखता था तो तारों में अपने जवाब ढूंढता था। प्राचीन मिस्र में मान्यता है कि मात यानी सत्य और व्यवस्था इस ब्रह्मांड को चलाती है। वहीं भारत में उपनिषदों ने ब्रह्म की बात की, एक ऐसी चेतना जो हमारे ब्रह्मांड का आधार है। अगर ये सच है तो क्या हम, तारे, ब्लैक होल्स और अगर कोई एलियन है तो क्या वो भी उसी ब्रह्म को जानते हैं जिसको हम जानते हैं? क्या वो चेतना ही इस ब्रह्मांड को चला रही है? लेकिन अगर वाकई में ऐसा है तो इस ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज में चेतना का होना आवश्यक है। और यहाँ पर हम फिर उसी सवाल में उलझ जाते हैं, आखिर इस चेतना का मतलब ही क्या है? वो हमसे या इस ब्रह्मांड से आखिर क्या करवाना चाहती है? ग्रीस में प्लेटो ने तर्क दिया कि ब्रह्मांड एक बुद्धिमान डिजाइन का हिस्सा है। लेकिन अगर डिजाइनर है
तो वो कहाँ है? क्या वो गैलेक्सी के उस पार छिपा है? क्या वो समय के पार किसी दूसरी डायमेंशन में छिपा बैठा है? प्राचीन लोगों के मन में इस ब्रह्मांड को लेकर इतने सवाल थे कि आज हमारे पास सवाल ही नहीं बचे। लेकिन अब हमारे मन में जो सवाल आ रहे हैं वो फंडामेंटल तो नहीं है, लेकिन इतने डरावने हैं कि एक मानव सभ्यता के स्केल पर जाकर देखें तो हमें इस अंतरिक्ष को देखकर ही डर लगने लगेगा। आखिर जिसने भी हमें बनाया वो हमसे छिप क्यों रहा है? इसके अलावा हमसे और क्या क्या छिपाया जा रहा है? क्या वो हर समय हमें देख रहा है? और आखिर उसने हमें इतनी आजादी क्यों दे रखी है? या फिर ये आजादी भी हमारा इल्यूजन ही है? पिंजरे में तो हम शुरू से ही कैद हैं। बंदिशें हम पर हमेशा से थीं, लेकिन हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, या फिर हमने कभी उस पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं। हमारी जिंदगी इस ब्रह्मांड में कुछ ही क्षण की है, यानी हमारी उम्र को उस एंटिटी ने कुछ ऐसा बनाया है कि हम कभी भी इस ब्रह्मांड को पूरा एक्सप्लोर ही न कर सकें। लेकिन अगर हम मान लें कि हम इंसान इतने ज्यादा एडवांस हो जाते हैं कि हम अपनी इस उम्र में ही इस पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमें अपनी गति यानी स्पीड को बढ़ाना होगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में अगर हमें कहीं जल्दी पहुंचना है तो हमें अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है। लेकिन उस क्रिएटर ने स्पीड पर भी लिमिट लगा दी है। क्या आप सोच सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया होगा? आखिर वो हमें इन भौतिकी के जालों में उलझाकर क्यों रखना चाहता है? और अगर हम कुछ ऐसा करना भी चाहें तो एनर्जी बैरियर हमारे सामने आ जाते हैं। जैसे आज हमारी दुनिया में अगर हमें कोई काम करना है या करवाना है तो उसमें करेंसी का लेन देन होता है। ठीक उसी तरह इस ब्रह्मांड में भी एक ऐसी ही करेंसी चलती है। अगर आप इस यूनिवर्स में कुछ भी इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो आपको कुछ खोना पड़ेगा और इस यूनिवर्स को वापस देना होगा, और वो है एनर्जी। और आप वो एनर्जी लूज भी करते हैं और गेन भी। बिना एनर्जी के आप इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं कर सकते, इवन अपने दिमाग में एक ख्याल भी नहीं ला सकते। इस स्क्रिप्ट को लिखते वक्त इस आइडिया ने मुझे टोटली शॉक कर दिया था कि एनर्जी इस यूनिवर्स में एक अनसीन करेंसी है, और आई थिंक ऐसा शायद पहले किसी ने भी नहीं सोचा होगा। तो मान लो कि अगर इंसान चाहते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट को तोड़ेंगे तो उन्हें इसके लिए इस यूनिवर्स की करेंसी को खर्च करना पड़ेगा। और यूनिवर्स इतना स्मार्ट है कि उसने इतनी करेंसी कभी बनाई ही नहीं। इसका मतलब समझे आप? यही कि यूनिवर्स आपको अलाउ ही नहीं करना चाहता कि आप इसमें से किसी भी रूल को ब्रेक करो। ना आपके पास उतनी करेंसी होगी यानी एनर्जी होगी कि आप स्पीड ऑफ लाइट की जो लिमिट है उसे ब्रेक कर पाओ, ना आप स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर पाओगे, और ना ही आप टाइम में फ्रीज होकर इस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, और अल्टीमेटली आप कैद हो जाओगे इस यूनिवर्स में विदाउट इवन नोइंग दैट। आधुनिक युग का रहस्य। आज हमारा विज्ञान हमें गैलेक्सी की गहराइयों तक ले गया है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल स्पेस एंड टाइम को मोड़ देते हैं। हमने न्यूट्रॉन स्टार्स देखे जो एक चम्मच में ही पूरी पृथ्वी का वजन समेटे हुए हैं। हमने गैलेक्सी क्लस्टर्स देखे जो गुरुत्वाकर्षण की इनविजिबल रस्सी से बंधे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच भी हमने खुद को हमेशा अकेला ही महसूस किया है। हमें कोई एलियन सिग्नल नहीं मिला, हमें कोई कॉस्मिक मैसेज नहीं मिला, हमें कोई पड़ोसी नहीं मिला जो हमारे ही नेबरहुड में रहता हो। विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड के नियम इतने सटीक हैं कि जीवन यहाँ पर संभव हुआ। हमारा यूनिवर्स कुछ ऐसे ही सटीक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट से भरा पड़ा है। ये कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो इतनी प्रिसाइज हैं कि हमें शक होता है कि ये ऐसे ही अस्तित्व में नहीं आ सकती। कुछ संख्याएं तो इतनी छोटी हैं कि इनकी कैलकुलेशन ही दिमाग चकरा देती है। अगर जरा सी भी ये बदल जाएं तो ना कोई तारा बनेगा, ना कोई ग्रह और ना हम। और ये जानने के बाद हमें लगता है कि इस ब्रह्मांड का बनना ही सबसे बड़ा संयोग रहा होगा। सब कुछ ऐसे होता चला गया जैसे किसी ने पहले से सेटिंग कर रखी हो। हैरानी होती है कि अगर इस यूनिवर्स के
किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए तो ये यूनिवर्स बिल्कुल वैसा नहीं होगा जैसा आज हम इसे देखते हैं। तो क्या ये हमारा यूनिवर्स वाकई एक ऐसी स्टेज है जो सिर्फ हमारे लिए सजाई गई है? क्या हम इतने ही मायने रखते हैं? अगर ये सब हमारे लिए था तो यूनिवर्स अरबों सालों तक बिना जीवन के वीरान क्यों पड़ा रहा? और अगर इस यूनिवर्स को हमारे होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो आखिर हम यहाँ एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? कहते हैं कि यूनिवर्स सबसे एफिशिएंट है। इस यूनिवर्स में हर एक चीज मिनिमम एनर्जी लेवल अटेन करना चाहती है, लेकिन अगर हम किसी तरह से इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं तो इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं उसी एफिशिएंट मशीन का हिस्सा हैं और जरूर इस कॉस्मिक मशीन का कोई ना कोई उद्देश्य तो जरूर होगा जिसके लिए इतना बड़ा तामझाम रचा गया है। सोचकर देखिए, अगर इस ब्रह्मांड का उद्देश्य कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से भी परे है, शायद ये तारों को जलाने, ब्लैक होल को निगलने और चेतना को जन्म देने के लिए बना है। लेकिन ये सब तब और भी डरावना हो जाता है जब हम ये सोचते हैं कि ये उद्देश्य हमारे लिए नहीं है। क्या हम सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट हैं, एक ऐसी प्रक्रिया के जो किसी और के लिए चल रही है? क्या यही सच है, या शायद कोई एलियन सभ्यता जो हमसे लाखों साल आगे है, जो बहुत पहले ही इस उद्देश्य को जान चुकी है, वो हमें देख रही है जैसे हम चींटियों को देखते हैं? ब्रह्मांड सवालों से भरा पड़ा है। इवन कुछ सवाल तो इतने बेसिक हैं जो इंसानी दिमाग में हमेशा से गूंज रहे हैं। 25 अगस्त सन 1764 पेरिस के आसमान में एक धूमकेतु की तलाश में एक उत्साही खगोल शास्त्री चार्ल्स मैसियर अपनी दूरबीन से रात के काले कैनवास जैसे आसमान को छान रहे थे और अचानक ही उनकी नजर एक हल्की धुंधली सी चमक पर पड़ी। वो कोई चमकीला तारा नहीं लग रहा था, बल्कि एक बादल जैसी वस्तु थी जिसमें अलग अलग सितारे दिखाई नहीं दे रहे थे। ये इतनी मध्यम थी कि पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई धूमकेतु ही है, लेकिन अगली कुछ रातों में जब उन्होंने इसे और डिटेल में स्टडी किया तो पता चला कि ये तो एक ही जगह पर स्थिर है। इसमें किसी धूमकेतु की तरह पूंछ नहीं लहरा रही। इसके बाद मैसियर ने इसे अपने प्रसिद्ध कैटलॉग में दर्ज कर दिया, जो 1781 में फाइनली पब्लिश किया गया। और उस कैटलॉग में वो ऑब्जेक्ट थी M33 ट्रायंगुलम गैलेक्सी। दुनिया ने पहले तो इसे एक सिंपल नेबुला माना। सबको लगता था कि ये मिल्की वे के अंदर ही कोई बड़ा सा गैस का बादल है, पर आसमान में ये किसी रहस्य से कम नहीं था। सालों तक ये सिर्फ एक नंबर था, M33, मैसियर के कैटलॉग में पड़ी सैकड़ों ऐसी ऑब्जेक्ट्स में से एक। और फिर आया सन 1920 का दशक। माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी की 100 इंच हुकर टेलीस्कोप पर एडविन हबल ने इसे फिर से देखने का प्लान बनाया। उन्होंने इसमें सेफिड वेरिएबल स्टार्स की खोज की। सेफिड वेरिएबल स्टार्स वो तारे होते हैं जो एक निश्चित समय अंतराल में चमकते और बुझते हैं, और यही सितारे दूरी मापने का सबसे सटीक पैमाना है। हबल ने अपनी कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि ये कोई लोकल नेबुला नहीं है, बल्कि एक पूरी अलग आकाशगंगा है, हमारे सूरज से 2.74 मिलियन लाइट ईयर्स दूर। और तब से ट्रायंगुलम गैलेक्सी ने वैज्ञानिकों को बांध लिया। यह हमारे लोकल ग्रुप में मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेंबर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई साधारण आकाशगंगा है। इसके स्पाइरल आर्म्स टूटे फूटे हैं, जैसे कोई प्राचीन चित्रकार ने इसे अधूरा छोड़ दिया हो। इसमें कोई सेंट्रल बल्ज नहीं है जो अक्सर हमें दूसरी गैलेक्सीज में दिखाई देता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल का कोई सुराग नहीं। गैस और इसमें मौजूद तारों का अनुपात इतना असंतुलित है कि लगता है कि ये गैलेक्सी अभी भी जन्म ले रही है। ये आकाशगंगा न सिर्फ जीवित है बल्कि बदल रही है, एंड्रोमेडा की ओर बढ़ रही है। शायद 3 से 5 बिलियन साल बाद ये दोनों आकाशगंगाएं आपस में विलीन हो जाएं। लेकिन M33 को लेकर आज भी कई सवाल हैं। क्या ये वाकई हमारी पड़ोसी गैलेक्सी है या कोई भटकी हुई दुनिया जो हमारे लोकल ग्रुप में आकर फंस गई? ये कहानी है ट्रायंगुलम गैलेक्सी की, वो धुंधली सी छाया जो सदियों से हमें सोचने पर मजबूर कर रही है।
ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप पहली बार देखते हैं तो लगता है कि जैसे किसी बच्चे ने नीले सफेद रंगों से आकाश में घुमावदार लकीरें खींच दी हों। ये कोई परफेक्ट स्पाइरल नहीं है जैसे हमारी मिल्की वे या एंड्रोमेडा की तरह, पर M33 को स्पाइरल गैलेक्सी में ही क्लासिफाई किया जाता है। इसकी 2 मेन स्पाइरल आर्म्स हैं, लेकिन वो बीच से टूटी हुई हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो और उन्हें खींचकर अलग कर दिया हो। लेकिन इन टूटी हुई स्पाइरल आर्म्स के बीच अनेकों विशाल H2 रीजन्स पाए जाते हैं, जहां सूर्य से सैकड़ों गुना भारी सितारे पैदा हो रहे हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इन्हें NGC 604, NGC 595 और IC 142 जैसे नामों से पुकारते हैं, पर असल में ये विशाल H2 रीजन्स आयोनाइज्ड हाइड्रोजन के बड़े बड़े बादल हैं, जहां तारे बनने की प्रोसेस शुरू होती है। NGC 604 तो इतना बड़ा है कि हमारा ओराइन नेबुला इसमें समा जाएगा, और वो भी कई बार। ये 1500 लाइट ईयर्स चौड़ा एक गैस का गुब्बारा है, जिसमें लाखों डिग्री गर्म आयोनाइज्ड गैस भरी पड़ी है और दर्जनों O टाइप स्टार्स एक साथ चमक रही हैं। हबल और जेम्स वेब की तस्वीरों में ये किसी लाल गुलाबी रंग के विशाल बुलबुले की तरह दिखता है, जैसे किसी आकाशगंगा के अंदर से एक दूसरी आकाशगंगा पैदा हो रही हो। लेकिन सबसे हैरान करने वाली चीज तो इस गैलेक्सी की संरचना है। हमारी मिल्की वे में एक मोटा सा सेंट्रल बल्ज है और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो करीब 4 से 6 लाख सोलर मासेस के बराबर भारी है। एंड्रोमेडा में तो 100 मिलियन सोलर मासेस का एक दैत्याकार सूर्य द्रव्यमान का राक्षस बैठा है, लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी के केंद्र में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। सन 2024 तक सारे ऑब्जर्वेशंस ये बताते हैं कि वहां कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल या तो है नहीं, या उसका मास 3000 सोलर मासेस से भी कम है, यानी लगभग न के बराबर। और ये बात वैज्ञानिकों को परेशान करती है, क्योंकि जितनी बड़ी आकाशगंगा होगी उसका उतना ही बड़ा सेंट्रल ब्लैक होल भी होना चाहिए। ये नियम लगभग हर जगह पर लागू होता है, सिवाय ट्रायंगुलम गैलेक्सी के। यहाँ पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि या तो वो ब्लैक होल कभी बना ही नहीं, या फिर बहुत साल पहले किसी बड़ी सी टक्कर में बाहर फेंक दिया गया, और दोनों ही संभावनाएं डरावनी हैं। फिर भी ये आकाशगंगा सितारे बनाने में माहिर है। इसकी स्टार फॉर्मेशन रेट करीब 0.45 सोलर मासेस पर ईयर है। हमारी मिल्की वे से थोड़ी कम, लेकिन एंड्रोमेडा से कई गुना ज्यादा। इसका मतलब है कि इसके पास अभी भी बहुत सारी गैस बाकी है, करीब 3.2 बिलियन सोलर मासेस की हाइड्रोजन गैस, जिससे तारे बनने अभी बाकी हैं। जबकि हमारी आकाशगंगा पहले ही आधी गैस खर्च कर चुकी है, जिसका मतलब है ट्रायंगुलम गैलेक्सी अभी जवान है, और ये युवा अवस्था कहीं न कहीं उसे खतरनाक बनाती है, क्योंकि ये एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बढ़ रही है। करीब 3 से 5 बिलियन साल बाद इन दोनों का एक भयानक टकराव होगा, और जब ये होगा तो ट्रायंगुलम गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे और गैस एंड्रोमेडा में मिल जाएंगे। लेकिन इससे पहले ट्रायंगुलम गैलेक्सी हमें कुछ सिखा रही है। वो बता रही है कि आकाशगंगाएं भी अलग अलग स्वभाव की होती हैं, कुछ शांत तो कुछ उग्र। कुछ के केंद्र में अंधेरा राज करता है, कुछ के केंद्र में सिर्फ प्रकाश। ट्रायंगुलम गैलेक्सी को जब आप दूर से देखते हैं तो ये 2.74 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक चमकीला स्पाइरल दिखाई देता है, लेकिन इसकी रोशनी जब हम तक पहुंचती है तो पहले ही 2.74 मिलियन साल पुरानी हो चुकी होती है। यानी हम उसे आज नहीं बल्कि उसका उस समय का स्वरूप देख रहे हैं जब पृथ्वी पर हमारे पूर्वज अभी अभी सीधे खड़े होना सीख रहे थे। धरती पर मानव जीवन का एवोल्यूशन अभी शुरू ही हुआ था। तो उस समय पर ट्रायंगुलम गैलेक्सी में क्या हो रहा था? उसकी स्पाइरल आर्म्स में नए नए सितारे पैदा हो रहे थे। NGC 604 जैसी विशाल नर्सरी में हमारे सूर्य से 200 से 300 गुना भारी नीले राक्षस यानी ब्लू जायंट सितारे एक साथ जल रहे थे। उनकी अल्ट्रावायलेट रेज आसपास की गैस को इतना गर्म कर रही थी कि वो लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती थी। लेकिन ट्रायंगुलम गैलेक्सी की एक और खासियत है जो इसे हमारी मिल्की वे से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ पर डार्क मैटर बहुत कम मौजूद है। हमारी आकाशगंगा में जितना डार्क मैटर है
ट्रायंगुलम गैलेक्सी में उसका सिर्फ 1/3 है। इसका मतलब यह है कि यहाँ तारों और गैस पर गुरुत्वाकर्षण की पकड़ ढीली है। यही वजह है कि इसके स्पाइरल आर्म्स इतने खुले और टूटे हुए हैं, जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है। सन 2023-24 में एल्मा रेडियो टेलीस्कोप ने इसके केंद्र की मैपिंग की और उससे मिले नतीजे चौंकाने वाले थे। इसके केंद्र में मौजूद गैस की डेंसिटी बहुत कम है, सिर्फ 10 सोलर मासेस पर क्यूबिक पारसेक। वहीं अगर मिल्की वे के केंद्र को देखा जाए तो यहाँ पर यह आंकड़ा हजारों गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद ट्रायंगुलम गैलेक्सी में अभी कोई गैलेक्टिक कोर नहीं बनी है। ये अभी एक अधूरी आकाशगंगा है जो धीरे धीरे इवॉल्व कर रही है, और शायद यही कारण है कि यहाँ कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं दिखता, और शायद ये भी हो सकता है कि वो कभी बने ही ना। इसके अलावा संभावनाएं और भी कई हो सकती हैं कि इसके केंद्र में कोई सुपरमैसिव ब्लैक होल मौजूद हो सकता है कि वो बहुत छोटा हो और अभी सो रहा हो। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्रायंगुलम एक रेयर एग्जाम्पल है, एक प्योर डिस्क गैलेक्सी जिसमें बल्ज अभी विकसित नहीं हुआ। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सन 2024 में इसके आउटर डिस्क में 59 नए स्टार क्लस्टर्स खोजे, जो सिर्फ 10 मिलियन साल पुराने हैं, यानी अभी अभी बने हैं। ये बताता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी की स्टार फॉर्मेशन अभी काफी तेज है। अगले कुछ बिलियन सालों में तारों के बनने की ये प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, जिससे इसके सेंट्रल रीजन का मास और डेंसिटी काफी बढ़ जाएंगे, और तब शायद इसका केंद्र भी सघन होकर ब्लैक होल पैदा कर पाएगा। फिलहाल इस गैलेक्सी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि अपने शुरुआती समय में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और इस यूनिवर्स में बनने वाली लगभग हर गैलेक्सी आखिर कैसे इवॉल्व होती है। लेकिन अभी तो ये छोटी सी हमारी पड़ोसी आकाशगंगा हमें बुला रही है, हर रात ट्रायंगुलम कॉन्स्टलेशन में चमकती एक धुंधली सी रोशनी। वैसे तो इस गैलेक्सी को लेकर वैज्ञानिक बहुत कुछ जान चुके हैं, पर शायद इस ब्रह्मांड का नियम ही यही है कि जितना हम इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही और रहस्यमय होता चला जाता है। ट्रायंगुलम गैलेक्सी का केस भी कुछ ऐसा ही है। आज भी ये गैलेक्सी हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक जीवंत पहेली बनी हुई है। इसका टोटल मास करीब 50 बिलियन सोलर मासेस के करीब है, जिसमें से सिर्फ 5 से 10% ही चमकदार पदार्थ जैसे कि तारे, गैस और धूल बन पाए हैं। बाकी इसका 90% से भी ज्यादा भाग डार्क मैटर है। पर इसके बावजूद भी ये हमारी मिल्की वे के मुकाबले आधा ही कम है। डार्क मैटर की ये कमी इसके रहस्यों को और गहरा कर देती है। ऐसा लगता है मानो इस गैलेक्सी ने अपने आप को डार्क मैटर की चादर के पीछे छिपा लिया हो। सन 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के NIR कैम और मीरी इंस्ट्रूमेंट ने इसकी साउदर्न आर्म में एक साथ 793 एकदम नए स्टेलर ऑब्जेक्ट्स को खोजा, जिनमें से ज्यादातर अभी प्रोटोस्टार स्टेज में हैं। कुछ तो सिर्फ कुछ लाख साल पुराने हैं, और इनमें से कई 8 से 30 सोलर मासेस के करीब हैं, और अगले कुछ मिलियन सालों में यही तारे O टाइप या B टाइप ब्लू जाइंट स्टार बन जाएंगे। जिससे पता चलता है कि इस गैलेक्सी में तारों के बनने की प्रक्रिया काफी तेज है। लेकिन वहीं अगर इसके केंद्र की ओर देखें तो हमें एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। इस गैलेक्सी का केंद्र ही इसका सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। सन 2023 में एल्मा और वेरी लार्ज रेडियो टेलीस्कोप ने इसके कोर को मिलीमीटर और सेंटीमीटर वेवलेंथ में देखा, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। वहां कोई तेज रेडियो सोर्स नहीं मिला, कोई जेट नहीं मिला, और ना ही कोई कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट मिला। किसी बड़ी गैलेक्सी का कोर इतना रहस्यमय तरीके से खाली मिलना जरूर सवाल खड़े करता है। आखिर इस गैलेक्सी के साथ कुछ बहुत भयानक तो नहीं हुआ? कोई बहुत भयानक टक्कर जिसकी वजह से शायद इसके स्पाइरल आर्म्स की शेप बिगड़ गई और इसके सेंटर से सारा मास चुरा लिया गया, इसके सुपरमैसिव ब्लैक होल भी। इस हिसाब से अगर इसके सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल एग्जिस्ट भी करती हैं, तो उसका मास 3000 सोलर मासेस से ज्यादा नहीं होगा, जिसकी वजह से कुछ वैज्ञानिक इसे ब्लैक होल लेस स्पाइरल भी कहते हैं। लेकिन इस गैलेक्सी में ब्लैक होल न होने की मिस्ट्री को कई तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जिसमें पहली थियरी ये कहती है कि हो सकता है कि ट्रायंगुलम गैलेक्सी ने अभी सुपरमैसिव ब्लैक होल की जरूरत ही महसूस न की हो,
क्योंकि उसके पास पहले ही इतनी गैस थी कि इससे बनने वाले तारे अपने आप ही गैलेक्सी की डिस्क को स्थिर बना पा रहे थे। दूसरी थियरी ये कहती है कि बहुत पहले, शायद 8 से 10 बिलियन साल पहले, ट्रायंगुलम गैलेक्सी की किसी बड़ी आकाशगंगा से बहुत भयंकर टक्कर हुई थी। उस टक्कर की वजह से इसका मुख्य सेंट्रल ब्लैक होल बाहर फेंक दिया गया होगा। ऐसे रिकॉइलिंग ब्लैक होल्स का सिद्धांत हमारे विज्ञान में पहले से मौजूद है और ट्रायंगुलम गैलेक्सी उसका जीता जागता सबूत हो सकती है। इसके साथ ही एंड्रोमेडा की तरफ 180 किलोमीटर प्रति सेकंड से ये लगातार बढ़ रही है। आज से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3.5 से 4.5 बिलियन साल बाद इन दोनों का आमना सामना होगा। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ेंगे, एक दूसरे के स्पाइरल आर्म्स को खींचकर तबाह कर देंगे। फिर लाखों साल तक इन दोनों आकाशगंगाओं का ग्रेविटेशनल डांस चलता रहेगा और अंत में ये गैलेक्सी पूरी तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी में विलीन हो जाएगी। इनके मर्जर के कुछ वक्त बाद हमारी मिल्की वे भी उस टक्कर में शामिल हो जाएगी, क्योंकि हम भी एंड्रोमेडा की तरफ करीब 110 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। तीनों आकाशगंगाओं के मिलने से एक बहुत ही विशाल एलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण होगा, जिसे एस्ट्रोनॉमर्स पहले ही मिल्कोमेडा नाम दे चुके हैं। पर ट्रायंगुलम की जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है, वो सबसे पहले निगल ली जाएगी। उसके सारे सितारे, उसकी सारी गैस, उसकी सारी कहानियां और शायद कहानियां सुनाने वाले भी एंड्रोमेडा के पेट में समा जाएंगे और हम पृथ्वी से उसकी आखिरी चमक को भी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तब हमारा सूरज भी कब का लाल दानव बन चुका होगा। पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट चुका होगा। जो भी इंसान बचे होंगे वो या तो धरती से पलायन कर चुके होंगे या फिर सौरमंडल में ही कहीं दूर सुदूर इलाकों में बस्तियां बसा चुके होंगे। अगर आप भी इस अनोखी गैलेक्सी को देखना चाहते हैं तो आपको किसी गांव या शहरी लाइट पॉल्यूशन से किसी दूर ऐसी जगह पर जाना होगा जहां आसमान एकदम साफ दिखाई दे और फिर आसमान में आपको दिखेगा ट्रायंगुलम कॉन्स्टलेशन, हल्का और धुंधला चमकता हुआ धब्बा। इस कॉन्स्टलेशन में अल्फा ट्रायंगुलाई और बीटा ट्रायंगुलाई के बीच लगभग 1.5 डिग्री साउथ वेस्ट में एक हल्का सा धुंधले अंडाकार जैसा बादल एकदम साफ दिखाई देगा। ये करीब 6.5 मैग्नीट्यूड पर दिखाई देगा, यानी नंगी आंखों से तो ये बहुत मुश्किल से ही दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आप 10x50 का बाइनोकुलर लगाते हैं तब आपके लिए नजारा बदल जाएगा। 40 से 50 मिनट तक आप अंधेरे में अपनी आंखों को सेट होने दें और फिर आप 30 से 50x जूम करके इस अनोखी गैलेक्सी के अंदर घुस चुके होंगे। 2026 से वेरा सी रूविन ऑब्जर्वेटरी हर 3 रात में ट्रायंगुलम गैलेक्सी को फिर से स्कैन करेगी। 10 साल में इसके 10 मिलियन से भी ज्यादा सितारों की चमक में हो रहे बदलाव को हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। हर सुपरनोवा, हर माइक्रो लेंसिंग घटना, हर घूमता हुआ गैस का बादल, हम इसके हर डेटा को कैप्चर करने वाले हैं। जेम्स वेब 2026 के मध्य तक इसके केंद्र का पूरा 3D स्पेक्ट्रम ले लेगा और तब शायद हमें इस बात का सटीक जवाब मिल पाए कि आखिर इसका ब्लैक होल कहां पर है। शायद यह हमारे विज्ञान की समझ को भी बदल कर रख दे, लेकिन आखिर में ये गैलेक्सी भी काल के ग्रास का शिकार हो जाएगी और ये खेल इस अनंत ब्रह्मांड में अनंत समय तक यूं ही चलता रहेगा। लेकिन तब तक ट्रायंगुलम गैलेक्सी वही है और जीवित है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस गैलेक्सी में वाकई कुछ अजीब चल रहा है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नई मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।